चलिए ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्बन इश्यूज़ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें हमने आपको एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक अभी कराए। आज उन एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन के टॉपिक्स को वाइंड अप करने का समय है। अर्बन इश्यूज़ फर्दर चलते चले जाएंगे। एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन को आज हम बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन से इंटीग्रेट होते हैं। आपको समझ आएगा कि इंडिया पे कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का वो जो रूल था, उसी की वजह से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल लैग था, रिसोर्स क्रंच था। गवर्नमेंट ने उसको आज़ादी के बाद किस तरह से मैनेज किया, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एजेंडा कैसे तय किया, जिसकी वजह से एक सेंट्रलाइज प्लानिंग कमेटी बोर्ड बनाना पड़ा उस समय में, जिसे आप प्लानिंग कमीशन कहते हैं। इससे फिर सेंटर स्टेट के रिलेशंस, किस तरह से आप इकोनॉमिकली वीक हैं, पुअर कंट्री हैं, पॉवर्टी है, तो फंड एलोकेशन का प्रायोरिटाइजेशन, किस तरह के हैवी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, किस तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ये सारी चीज़ों ने एयर क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट किया, आज हम समझेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई, एक पुअर कंट्री की प्रायोरिटीज़ एक रिच कंट्री से कैसे वेरी करती हैं, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंस होता है R&D का, एक हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड कंट्री और एक कॉलोनियली डेवलप्ड कंट्री यानी कि जैसे यूरोप था, इनमें कैसे डिफरेंस रहता है डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर के और रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के। तो एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन के आज के टॉपिक का हमारा नाम ही है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिको अप्रोच फॉर एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन एंड इट्स अ सोल्यूशन। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आज हम आपको ये टॉपिक आगे कराने वाले हैं, हम बहुत सी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन के विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो अगर हम देखें, इस समय हमारी जो सिटीज़ हैं वो मेनली सफ़र कर रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। हमने दिल्ली का केस अच्छे से स्टडी किया था। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता, ये कुछ ऐसे हमारी कंट्री के मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं जो बड़े लेवल पर एयर पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। रीज़न क्या है? हम मेनली दिल्ली को पकड़ते हैं यहाँ पे। दिल्ली का एक मेन रीज़न ये है कि दिल्ली इंटरसेक्शन सिटी में आ जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ का सारा ट्रैफिक वहीं से ट्रांजिट करता है। ये मेन बात है। इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन वेहिकुलर बहुत ज़्यादा है। तो वेहिकुलर पॉल्यूशन इज द मेन रिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो जो पॉल्यूशन कराएंगे उसी के रिलेटेड उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। ये बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है। तो दिल्ली क्योंकि इंटरसेक्शन सिटी के तौर पर आती है, इसकी वजह से वहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये सारे के सारे व्हीकल काफ़ी बड़े पैमाने पे हैं, इसी से वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिल्ली के अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट भी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बड़े लेवल पे है। तीसरा, दिल्ली ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट एरिया से घिरी हुई है, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। इसकी वजह से स्टबल बर्निंग एक मेन फैक्टर बनता है और स्टबल बर्निंग के बेसिस पर वहाँ पर विंटर सीजन के दौरान पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन काफ़ी होता है और इससे पोल्यूशन की एक टेंडेंसी बन जाती है। गैस चैम्बर जैसे वर्ड दिल्ली को इन्हीं मंथ के दौरान मिलते हैं जब विंटर होती है, क्योंकि उस टाइम पर पर्टिकुलेट मैटर के द्वारा क्रिएटेड मिस्ट, हेज और स्मॉग काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो एरियाज हैं ये कोल प्रोड्यूसिंग बेल्ट इनसे काफ़ी दूर हैं और इनसे दूर होने की वजह से दूसरा, डायरेक्ट वाटर सोर्सेज से ये काफ़ी दूर एरियाज़ हैं। यहाँ पर जो बिजली पैदा की जाती है ये बिजली मोस्टली कोल बेस्ड होती है और कोयला यूज़ करने की हमारी कंट्री में स्पेसिफिकेशंस अलग हैं। या तो आप पिट हेड के क्लोज हैं जहाँ से कोयला निकल रहा है, वहाँ पे कोल की क्वालिटी यूज़ करने की स्पेसिफिकेशंस कुछ और रहती हैं, और अगर आप पिट हेड से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हैं तो वहाँ पर कोल यूज़ करने की स्पेसिफिकेशंस कुछ और रहती हैं। इसकी वजह से जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इन एरियाज़ में बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला रहता है उस कोयले में ऐश का कंटेंट थोड़ा हाई रहता है, मॉइस्चर कंटेंट है, इसी की वजह से ऐश मिलती है, इसी की वजह से स्मोक भी मिलता है, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो इस रीजन से थर्मल पावर प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन बड़े लेवल पर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से नुकसान होता है दिल्ली जैसे एरिया को। तो दिल्ली इन सारे कारणों से त्रस्त है
जितनी चीज़ें बताई मैंने उसमें एक इंडस्ट्री आपको दिख गई, एक वेहिकुलर पोल्यूशन आपको दिख गया, खास तौर पे थर्मल पावर प्लांट एस्पेक्ट इसमें आपको नज़र आया। मुद्दे की बात यह है कि अगर हम इन सारे सोर्सेज को जोड़ें तो नीचे से ऊपर तक जाएं, अगर हम हाउस होल्ड लेवल से कंट्री लेवल तक जाएं तो हाउस होल्ड लेवल पे ही आपको कई तरह के पॉल्यूशन ट्रेस हो जाते हैं। और सबसे पहला पॉल्यूशन कुकिंग पॉल्यूशन है। आज हमारी कंट्री पॉवर्टी से जूझ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप किसी कंट्री की पॉल्यूशन के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, आप उस पॉल्यूशन को उस कंट्री की इकोनॉमी से सेपरेट करके नहीं देख सकते। भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्ड रहा, इसकी वजह से जो डिज़ायर्ड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में होने चाहिए थे, हमारी टाउन प्लानिंग जिस सेंस में होनी चाहिए थी, हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था उस टाइम पर। इसकी वजह से हमारी जो आज़ादी के बाद बनी देश की अपनी सरकारें हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ शुरुआत में सस्टेनेंस की रही। उन्हें जनता को सस्टेन कराने के लिए कई सारे प्रोविजंस चलने पड़े, जिसमें सबसे पहला प्रोविजन तो फूड सिक्योरिटी ही था। इसी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके तहत वीट एंड राइस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता करवाई गई कि इस वजह से लोग भूखे न मरे। दूसरा एक आधार ये रहा कि हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइड बाय साइड डेवलप करना है और हैवी इंडस्ट्री भी डेवलप करनी है, एग्रीकल्चर भी डेवलप करना है। तो इसी की वजह से कंट्री का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें स्टेट्स अपनी विधानसभा के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी लॉ मेकिंग और अपनी पॉलिसीज बनाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एम्पावर्ड है, वो अपने सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशंस बना करके कंट्री वाइड लॉज बनाते थे। ऐसे में सेंटर स्टेट को आपस में लेके जाना, एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसा हमारी कंट्री का सिस्टम है। ऐसे में सेंटर स्टेट को आपस में जोड़ करके पूरे समूचे देश का विकास करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडी लेकर के आए। अब प्लानिंग कमीशन के जहाँ पर फायदे हुए, वहाँ पे नुकसान भी बहुत हुए। क्यों? क्योंकि सारी प्लानिंग ही देश की सेंट्रलाइज्ड हो गई। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो हुई पूरी कंट्री में, एक इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉलो की गई कि केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर ये जो प्लानिंग कमीशन है, यहीं पे सारी चीज़ें प्लान होती थी कि किन किन इकोनॉमिक सेक्टर को कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ पे कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, और सारे रेवेन्यू सोर्सेज भी यहीं पे कंसंट्रेट होते थे। फिर यहीं से प्लान डिस्ट्रीब्यूट होते थे स्टेट्स को, और यहीं से फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे। एलोकेशन का कंसेप्ट हम फॉलो करते आए हैं। इसकी वजह से हमेशा से पॉल्यूशन को टैकल करने की जिम्मेदारी ये लगभग सरकारों पे ही रही, और सरकार में से भी केंद्र सरकार पर अधिक जानकारी, अधिक इसका बल आता रहा कि आपको ये मैनेज करना है। और पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक इसमें पीपल पार्टिसिपेशन ना हो, ये कभी कंटेन नहीं हो सकता। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा देश की राजनीतिक और आर्थिक दशा को समझते हुए जो भी नीतियां उस समय बनाई गई, उनमें जिन भी एरिया को प्रायोरिटीज दी गई, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री थी, चाहे एग्रीकल्चर था, चाहे ट्रांसपोर्ट था, चाहे वो सैनिटेशन शुरुआती दौर में रहा, फिर हेल्थ रहा, एजुकेशन रहा। ऐसे में एक इशू काफ़ी बड़े लेवल पे इग्नोर हो गया, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि रिसोर्स आपने मैनेजमेंट किया फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट, लेकिन आपने जब उन्हें मैनेज किया, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव आने वाले थे एनवायरनमेंट और इन चीज़ों पे, तो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हम उस पर फोकस नहीं कर पाए। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड लेवल पर प्रोक्योर कर पाएँ, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे तो थे ही नहीं कि हम उन टेक्नोलॉजीज को अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नेटवर्क के थ्रू डेवलप कर पाएँ। तो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, जो कि अभी अंडर डेवलप्ड थी उस टाइम पर, आपके पास इतने फंड्स नहीं थे कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकें कि वो टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क लगा के खुद बनाएं। आपके पास इतना समय नहीं था कि आप वेट करें कि आपकी कंट्री इतनी स्ट्रांग हो, क्योंकि लोगों को सस्टेन कराना था। आपके पास इतना भी धन नहीं था कि आप विश्व स्तर से भी बहुत ही हाईली डेवलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज लें। तो जो भी टेक्नोलॉजीज आपको मिलती रही, उनके माध्यम से आपने अपने देश का एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने का काम किया। ये डेवलपिंग कंट्री का नेचर हो जाना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, और हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम अपना करके कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना, जिसमें से सोशल सेक्टर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया,
इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली। ऐसे में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम आज हमें मैनेज करना पड़ रहा है। वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो सेवाएं हैं, जैसे एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, मनरेगाज है, इतनी बड़ी पॉलिसीज वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। इन सब चीज़ों के साथ हमारे देश में टैक्स कलेक्शन और बाकी चीज़ों पे उस लेवल पर ग्रोथ हो नहीं पाई, तो गवर्नमेंट के पास ऑलवेज क्रंच रहा, गवर्नमेंट डेफिसिट में रही। तो पहले तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया सेक्टर को, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही सस्टेनेबिलिटी थी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। दूसरा, गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स कलेक्शन नहीं होते रहे, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी अनऑर्गेनाइज चलती रही, सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज थे। आज भी बड़े लेवल पर 90% वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें टैक्स एम्बिट के अंदर नहीं लाया जा पाया, ये एक बड़ी बात है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत चीज़ों से जूझते रहे, हमारे युद्ध भी हुए, उन पे भी खर्चा हुआ, काफ़ी बड़ा बजट डिफेंस पे चला गया, तो वहाँ से भी फंड कम हो गए, हम एनवायरनमेंट और इन चीज़ों पे फोकस नहीं दे पाए। चौथा, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ में, जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री का नेचर होने की वजह से उस रिसोर्स डेवलपमेंट के कंसेप्ट में कभी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उस लेवल पे जगह ले ही नहीं पाया, और रेकलेस रिसोर्स यूज कर लिया हमने। तो यहाँ से रिप्लेनिशमेंट का रेट जो है वो कभी भी यूटिलिटी एक्सप्लॉयटेशन के रेट के साथ मैच नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, यहीं से जन्म होता है पॉल्यूशन का आधार, क्योंकि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पॉल्यूशन का आधार कैसे जन्म ले गया, वो ये है, भारत जैसा देश जिसमें किसी जमाने पर व्हीकल्स उस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, आफ्टर 2005 बड़े लेवल पर व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ी, ये पहली बात है। व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ी, कंपनीज ने व्हीकल्स बनाने शुरू किए, तो हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस अधिक करना पड़ा। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर उस लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते थे एमिशंस को लेकर के, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अगर हार्म होते तो उन्हें ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता, वो गतिविधियां नहीं कर पाते। इससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बड़े लेवल पर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का रोल प्ले करता है, वो बहुत सारी सेक्टर्स को रोजगार देता है। अगर वो हैम्पर होता तो इकोनॉमिक जो एक डोमिनो इफेक्ट चलना था वो नहीं चल सकता था, तो उसे सपोर्ट करना तो ऑलवेज जरूरी था, इसी की वजह से रोजगार बढ़ सकता था। तो उसकी रेकलेस ग्रोथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हुई, उसके बाद बैंक्स आए, बैंक्स ने बड़े लेवल पे लोन्स दिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लोन्स भी सब्सिडाइज रहे, इसकी वजह से बड़े लेवल पर व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ा। उधर से लोगों की आमदनी भी बढ़ रही थी, क्योंकि देश का ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी का। ये व्हीकलर पॉपुलेशन जिसमें शुरुआती दौर में हमने एमिशन रिस्ट्रिक्शंस लगाने की उस लेवल पे सीरियसनेस दिखाई नहीं, इसकी वजह से अचानक से 1990 से 2000 के बीच में इन 10 सालों के दौरान हमें बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिला। बड़े लेवल पर हमारे व्हीकल्स के थ्रू सल्फर का, लेड का, बेंजीन का, इन चीज़ों का एमिशन हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके पीछे हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमी था, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज थी, और प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट बड़ी प्रायोरिटी में था, अर्बन ग्रोथ बड़ी प्रायोरिटी पे था। क्योंकि जब हमने कंट्री की प्लानिंग की, तो प्लानिंग में हमने ग्रोथ सेंटर अर्बन एरियाज को माना। हमने ऐसा माना कि बड़े लेवल पर लोग इन ग्रोथ सेंटर्स में आकर के रोजगार प्राप्त करेंगे, और ये ग्रोथ सेंटर्स अर्बन एरियाज में जो ग्रोथ होगी वही यहाँ से स्प्रेड होगी अर्बन रूरल एरियाज में, तो यहाँ से ग्रोथ स्प्रेड होगी, एक इफेक्ट जाएगा। इससे हमने एक नेगेटिव चीज़ और क्रिएट कर दी कि बड़े लेवल पर ग्रोथ स्प्रेड होने की बजाय लोग यहाँ कंसंट्रेट होने लगे, तो माइग्रेशन बहुत होने लगी। आज अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इन एरियाज को लेते हैं, तो यहाँ पर आप बड़े लेवल पर स्कैटर्ड सेटलमेंट देखते हैं, स्लम्स देखते हैं, और इन स्लम एरियाज में हाई लेवल पर आप गार्बेज देखते हैं, लैक ऑफ सैनिटेशन देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स आज की डेट में पॉल्यूशन में है। जितनी भी आज आपकी सिटीज़ हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द वेरी बिग इशू। वेस्ट डिस्पोजल की कोई प्लानिंग की प्रॉपर नहीं है, लॉज नहीं है, इसकी वजह से आज ये एक बड़ा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बने हुए हैं। चाहे वो सीवरेज के माध्यम से नहरों को, नदियों को गंदा करना है, चाहे प्लास्टिक्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स के माध्यम से, ई वेस्ट के माध्यम से लैंड को पॉल्यूट करना है, उसकी फर्टिलिटी को खराब करना है। चाहे तीसरा, इन चीज़ों से जो चीज़ें एमिट हो रही हैं उनसे एयर को डिस्ट्रॉय करना है। तो कुल मिलाकर के ड्यू टू द लैक ऑफ अर्बन मैनेजमेंट और ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द अर्बन ग्रोथ सेंटर, हम उस इकोनॉमिक ग्रोथ को स्प्रेड ना कर पाने में सफल नहीं हुए। उल्टा हमने लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट किया, और ये सिटीज़ ओवरली पॉपुलेटेड हैं आज की डेट में। यहीं से फिर वेहिकुलर एमिशन की प्रॉब्लम आई, यहीं से फिर हमने रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस से जो पॉल्यूशन निकले इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हमने वो देखे, ओवर पॉपुलेशन का जो नतीजा है। और यहीं से हमने फिर ये भी देखा
कि कंजम्पशन बड़ी है। कंजम्पशन, अब जितने ज़्यादा लोग इन पर्टिकुलर सेंटर्स में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि सिटीज़ हैं, सिटीज़ का रहन सहन गाँव के रहन सहन से बहुत अलग होता है। और इस तरह से अगर हम सिटीज़ को फिर देखें तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी टोटली डिफरेंट होते हैं। और हमारी एनर्जी का सोर्स हमेशा से ही फॉसिल्स रहे हैं, क्योंकि सस्ता सोर्स था, भारत में कोयला अवेलेबल था, हमने हाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, और हमारी इंडस्ट्रीज भी इसी तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती हैं जो क्लीन नहीं है, जो सुपर क्रिटिकल लेवल के हमारे थर्मल पावर प्लांट नहीं है। सब मिनिमल क्रिटिकल लेवल के थर्मल प्लांट्स हैं जो कोल के भी पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं करते, जो एनर्जी को हार्नेस भी पूरी पोटेंशियल के साथ नहीं करते, इसकी वजह से रेजिडुअल काफ़ी बचते रहे। तो जब भी आप पॉल्यूशन को समझें, ये खुली डिबेट है, ये खुली चर्चा है, इसमें हर चीज़ को साथ लेकर के चलना है। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हम अप्रोच किस सेंस में करना चाहते हैं। तो अब आप मुझे आज़ादी दें, मैं यहीं से अप्रोच करता हूँ और इसी सेंस से करते हैं। चलिए, देखिए, मुद्दे की बात यह आ जाती है कि जब आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें पॉल्यूशन में जब मैंने व्हीकल की बात की, हमने हाउस होल्ड से बात करी थी, वापस हाउस होल्ड पे आता हूँ। जब टॉप डाउन अप्रोच आपने फॉलो की है प्लानिंग कमीशन के माध्यम से, तो हाउस होल्ड लेवल पर ये बात रियलाइज ही नहीं करा पाई कि हाउस होल्ड ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हाउस होल्ड को ही तो टैकल करना है। कैन यू इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि दैट बीइंग हरप्रीत सिंह बसा, I am creating pollution and I am not responsible to tackle it. Then who is responsible? Responsible is government. Yes, government is responsible. How? गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने हैं, सबसे फंड्स प्रोवाइड करने हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने हैं, हमें नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करानी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। लेकिन करना किसको है? हमें करना है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई। आज की डेट में इसका सोल्यूशन क्या है? हमें डिसेंट्रलाइज्ड पोल्यूशन मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी होगी। ये पंचायतों के स्तर पे होगा और घर के स्तर पे होगा। अगर हम ये नहीं अपनाएंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ये कैसे होगा? हमें प्रत्येक घर के अंदर सबसे पहले उस पॉल्यूशन को रोकना है जो बड़े लेवल पर उन औरतों की जान ले रहा है, जो औरतें कि एक इंडस्ट्री से निकली हुई कार्बन से 16 गुना घातक कार्बन उस लकड़ी से कंट्रीब्यूट होती है जो चूल्हे में जलाई जाती है। वो चूल्हा इस तरह की रसोइयों में बना है जो नॉन वेंटिलेटेड है कंप्लीटली। यू कैन विजिट द विलेजेस, यू कैन विजिट द किचन, दे आर अल्टीमेटली इम्यून एंड 100, yes, there are open kitchens like chaukas, but kitchen, the enclosed kitchen, they are ultimately immune, no windows, nothing. इसकी वजह से वो जो धुआं वो इनहेल करती हैं, उससे जो उन्हें बीमारियां फैल रही हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, उनकी चाइल्ड रियरिंग कैपेबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है, उनमें सिकनेस और इलनेस के इंसिडेंस को बढ़ा रहा है, और विलेज सोसाइटी की इनकम के ऊपर एक बर्डन है वो, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा इन्फेक्ट होंगी तो खर्चा ज़्यादा होगा। ऑलरेडी फार्म सोसाइटी, विलेज सोसाइटी डिस्ट्रेस में है, ये एक बड़ी बात है। और वुमेन एक मेन स्टे है रूरल लाइफ का। वो सिर्फ खाना नहीं बनाती हैं, वो हाउस होल्ड इकोनॉमी को पूरी तरह से मैनेज करती है। उसे काउ डंग प्रिपेयर करना है, उसे कैटल्स को मैनेज करना है, उसे हाउस होल्ड को पूरी तरह से देखना है। एंड विलेज सोसाइटी की जो वुमेन है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रही है भारत में एज कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी वुमेन। तो ऐसे में उसकी हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट है। तो यहीं से शुरुआत होनी होगी अगर आप पोल्यूशन का सोल्यूशन करना चाहते हैं एयर का। उन्हें क्लीन गैस और क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल देना होगा। उन्हें ऐसे कुकिंग स्टोव देने होंगे जो क्लीन एनर्जी यूज़ करे, जैसे गैसोलीन बेस्ड, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स आप उन्हें पहुंचाने का काम करें। ये पहला सोल्यूशन है। तो फायरवुड एंड फ्यूल वुड को आपको रिप्लेस करना होगा और वहाँ पर क्लीन कुकिंग एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ से बड़े लेवल पर आप पर्टिकुलेट मैटर को जो कंट्रीब्यूट हो रहा है अनबर्न्ड कंबशन प्रोसीजर के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड रोकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप रोक पा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रुकेगा और कार्बन पार्टिकल्स भी रुकेंगे, क्योंकि बायोमास बर्निंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और बायोमास बर्निंग हमें रोकना होगा। पहली बात, ये गांव के स्तर पे, घर के स्तर पे रुकेगा, लेकिन इसके लिए उन लोगों में जागरूकता, पहली बात। दूसरा, उन लोगों को सपोर्ट सिस्टम देना होगा। अगर आप उन्हें फायरवुड फूलवुड से निकालना चाहते हैं, आपको उन्हें सब्सिडाइज एलपीजी कनेक्शन देने होंगे, पहली बात। दूसरा, उन्हें लगातार उस कनेक्शन को यूज करने की ताकत देनी होगी। इसके लिए आपको फंड मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, सेपरेट फंड एलोकेशन करना पड़ेगा। फंड 100 रुपया निकल के 100 रुपया एंड यूजर तक पहुंचे, इसके लिए आपको नीट एंड क्लीन नेटवर्क सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑडिटिंग करानी जरूरी है,
और वो ऑडिटिंग में जब तक वो वुमेन शामिल नहीं है वो उतनी अकाउंटेबल ऑडिटिंग नहीं होगी। इसके लिए आपको पंचायतों को इन्वॉल्व करना है, और पंचायतों में भी पंचायत के अलावा ग्राम सभा की बात होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के माध्यम से वुमेन खुद को बेटर रिप्रेजेंट करते हुए उन फंड्स और उन प्रोजेक्ट्स को खुद से ऑडिट करते, और उस ऑडिटिंग के माध्यम से ही जो फंड उनके लिए एलोकेशन है वो पहुंचे, तो एक पेरेनियल प्रोसेस बनेगा, बड़े पैमाने पे हम पॉल्यूशन को रोक पाएंगे। ये पहला हमारा आधार। घर से निकलते हैं, गांव के स्तर पे आते हैं। पूरे गांव को हमें कन्वर्ट करना होगा नई तरह की टेक्नोलॉजी में। आज की डेट में भारत की समस्या ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सेंट्रलाइज्ड है, और जब हम सेंट्रलाइज्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे रहते हैं, देयर इज अ हैवी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी in the form of heat, in the form of theft, in the form of so many disruptions in the pathway। तो कट हो जाता है, चोरी कर लेते हैं हीट की फॉर्म में। तो आपने बनाया है बिजली उस लेवल पे, कारखाने में इतना कोल बर्न किया आपने, इतना एमिशन किया, और फाइनली वो जब घर तक पहुंच रहा है तो रास्ते में आपने कोल बर्न करके 1000 मेगावाट बनाया है, 600 मेगावाट पहुंच रहा है, 400 तो लॉस हुआ, लेकिन 400 के बदले हमने कोल तो बर्न कर दिया था, पॉल्यूशन तो दिया। अगर हम इन ट्रांजिशन लॉसेस को, इस थेफ्ट को रोक पाए, तो 600 मेगावाट कर दे, 600 मेगावाट देने के लिए 600 ही मेगावाट बनाना पड़ेगा। वो 400 मेगावाट के लिए जो कोल बर्न हुआ है फिर वो बचेगा। सोचिए इस चीज को। तो ट्रांजिशन लॉसेस को रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाउ कैन यू रिड्यूस द ट्रांजिशन लॉसेस? बिकॉज यू आर सप्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी, इट इज वेरी सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर। विलेजेस में जो लोग रहते हैं, विलेज लैंडस्केप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन लैंडस्केप, ये आपको समझना होगा। वहाँ पे लोगों की शहरों जैसी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट लाइटिंग पर्पज से ज़्यादा है, उन्हें लाइटिंग चाहिए। तो फॉर लाइटिंग पर्पसेज वहाँ पे पूरी विलेज कम्युनिटी को आपको पहले तो एंडोर्स करना होगा, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे कि सोलर पावर का ये यूटिलिटी हो सकता है। तो आपको सोलर पैनल विलेज लैंड आइडेंटिफाई करके, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी। सरकारी कर्मचारी सरकारों से निकल के धाक मार के चले जाए वहां पे, गांव की जमीन कब्जा के वहां सोलर पैनल ठोक दें, और उसकी बिजली पता नहीं कौन से गांव को जा रही है, जो गांव शायद पॉपुलेशन वाइज, वोट वाइज ज्यादा है। ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस गांव की पंचायत को ऑथोराइज करना है, वो लैंड आइडेंटिफाई करेगी, वो ये देखेगी कि कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगना है, उसके बाद उन्हीं के द्वारा वितरण भी होना चाहिए। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, वो वितरण करेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से घरों में बिजली जानी चाहिए, किसके घर में किस तरह की कैसी रिक्वायरमेंट है, और ये सारा प्रोसीजर इतना का समावेशी हो। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी सारी मीटिंग्स को, प्रोसीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे, ग्रोथ को ट्रैक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, और एज अ कैटलिस्ट वहां पे रोल प्ले करेंगे। पूरी तरह से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज भी भारत के गांव जातिवाद से प्रभावित हैं, वंशवाद आज भी चल रहा है। ऐसे में हो सकता है शोषित समाज और शोषित हो जाए, दब जाए। पंचायतें भी कोई पूरी तरह से ऑथोराइज नहीं है कि पूरा जस्टिस करेगी, तो वहां पे भी आपको ग्राम सभाओं के माध्यम से ही चलना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें विलेज के सारे एडल्ट मेंबर की सहभागिता रहती है, और उसमें भी सरकारों को एक सुपरवाइजरी रोल तो प्ले करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और प्रेशर ग्रुप्स इसमें बेटर रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हें ये करना है। लेकिन इशू यहाँ पे आ जाता है हमारी कंट्री में, ऑल द एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द प्रेशर ग्रुप्स, they are just working to resurface or just working to uncover the issues. They are actually not working into the delivery system. This is my problem कि yes, now we are with issues, हमारे पास आज बहुत issues हैं, पता लग गया है pollution से, now we have to work for the delivery। अब हम कब तक सिर्फ उनका दिखाते ही रहेंगे कि शोषित हैं, दलित? अब तो सर्विस देने का समय है ना, we need to deliver it। तो इनको हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में, they are passive इन्वॉल्वर, इन्हें हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में लाना होगा। दैट्स वाई ये अपनी इमेज गवाते जा रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे उठा रहे। ये डिलीवरी का हाथ मैकेनिज्म बन जाए तो बेस्ट है। गवर्नमेंट, जब मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट से आप कितना काम ले सकते हैं, ये लोकतंत्र है। गवर्नमेंट यहाँ बैठी है देने के लिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बात आती है कि आप ले कितना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो सारे आपके हैं। लेने के लिए वी हैव टू फंक्शनलाइज द प्रेशर ग्रुप, वी हैव टू फंक्शनलाइज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स। सिर्फ स्टेट एक्टर्स के माध्यम से ये सब नहीं मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेररिस्ट ओनली, टेररिस्ट आर नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स, मीडिया, तो एनजीओज, दे आर आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। ओके, ये बात, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे आज को एक ही वर्ग को जाना जाता है। तो ये सारे हमें मोबिलाइज करने पड़ेंगे। तो विलेज लेवल पे हमें इस तरह की क्लीन एनर्जी फॉर द लाइटिंग पर्पज, कम्युनिटी जैसे बायोगैस प्लांट्स हैं,
इस तरह के कम्युनिटी बायोगैस प्लांट्स प्रमोट कराने होंगे कि इतने बड़े लेवल पर रेजिडुअल हैं, लीव्स हैं, लिटर हैं, वुड जो कि गिर जा रही है या बर्बाद, सारे गांव से इतना वेजिटेबल वेस्ट निकलता है हर घर के अंदर से, इतना क्रॉप रेजिडुअल निकल रहा है हर घर के अंदर से, इतना काउडंग निकल रहा है हर घर के अंदर से। तो अगर तो गांव बहुत बड़ा और गांव के घर बहुत बड़े नहीं हैं, तो फिर तो हमें कम्युनिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। गांव छोटा है, घर भी छोटे हैं, बायोगैस महंगा पड़ता है, तो अकेला पर्सन तो नहीं लगा सकता, मैनेज करना भी डिफिकल्ट है। ऐसे में आप कम्युनिटी बायोगैस प्लांट लगाएं, उसके थ्रू आप पहले तो वो जो सारा मटेरियल बर्न होना था वो वहाँ पे नहीं होगा, आप उसके थ्रू एक क्लीन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मिथेन कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो कुकिंग गैस आ जाएगी, क्लीन हो जाएगी गैस। दूसरा, बड़े लेवल पे मैन्योर मिलेगा, उस मैन्योर को यू कैन सेल, आप उस कंपोस्ट को, उस मैन्योर को बेचो, पैसा कमाओ, कौन कह रहा नहीं। और बेचना नहीं है तो सारे अपने आप में, तो जो उन्होंने जितने मैंडेज कंट्रीब्यूट किए उसे पिट खोदने में, उसमें डंप करने में और उसको यूटिलिटी में लाने में, उन मैंडेज के अकॉर्डिंग आप उनमें मैन्योर डिस्ट्रीब्यूट करें, उनका फर्टिलाइजर का खर्चा कम आए, खेती की पैदावार बढ़ेगी और उन्हें क्लीन एनर्जी मिलेगी। ये है एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच, पर फॉर दैट we need to flow the awareness, we need to make the people more aware and to make the non-state actors more responsible। and पंचायत को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, और कोई हर्ज नहीं है if you are providing 100 or 120 days man days work under the मनरेगा, तो now you can use मनरेगा in that sense also, you can provide the emolument to the particular section of the village कि वो परमानेंटली ये काम कर रहे हैं कि वो कलेक्शन करते हैं गार्बेज का सारा, वो सारा मटेरियल वो उस पिट में डालते हैं, पिट खोदते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो यू कैन गिव देम रेम्यूनरेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द मनरेगा, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये हो सकता है। इस लेवल पर हम विलेज लेवल पर बड़ा से बड़ा बायोमास कंजम्पशन रोक सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फायर, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, और हम उसे यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी द पॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज। अगर हम इसे मैनेज कर लें तो ये माइंड ब्लोइंग है, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं और फिर वे हमारी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, हमने कल स्टबल बर्निंग के बारे में पढ़ा। स्टबल बर्निंग का इशू अगर हम सॉल्व कर पाएँ, इट इज अ माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट, ये बड़े लेवल पर वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने कल सारे रीजन पढ़ाए, एक कंसेप्ट उसमें पढ़ाता हूँ। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गैसिफिकेशन एंड बायोमास चार, देयर इज अ वर्ड बायोमास चार एंड गैसिफिकेशन। अब ये बायोमास चार एंड गैसिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, आप लो ऑक्सीजन और लो एयर की अवेलेबिलिटी में जो स्टॉक बचा हुआ है स्टबल, आप उसे पार्शियली बर्न करते हैं, यह है गैसिफिकेशन। इस गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास मटेरियल फिर बचता है, नाउ यू कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप उसे फर्दर बर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। द राइस स्टॉक इज अ बेस्ट प्रोडक्ट टू गैसिफाई, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे पास प्लांट्स नहीं है गैसिफाई करने के लिए, क्योंकि वही बात, डेवलपिंग कंट्री, फिर लैक ऑफ विल भी एक फैक्टर होता है, फिर लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से ये प्लांट्स लग ही नहीं पाए उस लेवल पे। तो इनकी तरफ तेजी से बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं हो सकता गाँव की सहभागिता के बिना। इसके तहत आप एक गाँव को ना उठाएं, आप विलेजेस का क्लस्टर बना सकते हैं, और जब विलेज क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो गैसिफिकेशन प्लांट उस क्लस्टर को टारगेट करेगा, वहां से स्टबल लिफ्ट करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशंस को लानी पड़ेगी। नाउ इट इज अ टाइम ऑफ स्टार्टअप, आप बहुत सारे यंगस्टर्स हैं विलेजेस के अंदर, इफ यू जेन्युइनली ट्राई टू प्रोवाइड देम जॉब्स, यू हैव टू प्रोवाइड देम सॉफ्ट लोन, यू हैव टू प्रोवाइड देम माइक्रो क्रेडिट। आप उन्हें माइक्रो क्रेडिट एंड सॉफ्ट लोन से वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, अपनी एक टीम बना सकें, उसके तहत वो एक मीडिएटर बनेंगे, कैटलिस्ट बनेंगे, किन के बीच में, वो फार्मर जिनके पास स्टबल है और वो जो गैसिफिकेशन का प्लांट लगाना चाहते हैं। जस्ट इतना ही काम करना, जोमेटो यही कर रहा है, आप कंज्यूमर हैं और एक होटल वाला है, वो जस्ट होटल से सामान आपको ला के दे रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और उसकी सेल भी हो रही है। ये स्टार्टअप्स अगर हम वहाँ पे भी इंड्यूस कर पाएँ, क्योंकि विलेजेस से आज हाई लेवल पे यूथ निकल के आ रहा है, और मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, इट इज़ अ वेरी बिग बोगस ऑफ द इलेक्शन एंड इट इज़ अ बोगस ऑफ द एवरी पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री में जॉब्स नहीं दे पाएंगी, आप एक्सेप्ट करो इस रियलिटी को। आपको प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा, आपको लेबर लॉज अच्छे लाने होंगे, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतनी ब्यूटीफुल बनानी पड़ेगी, तब जाकर के देश के युवा को रोजगार मिलेगा। गो टू द अदर वर्ल्ड कंट्रीज, सरकारें नौकरियां नहीं देती हैं, कहाँ से दे देंगी इतनी नौकरी, कहाँ है?
2 करोड़ 3 करोड़ नौकरियां, मतलब आप एक ग्रेजुएट को, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पोस्ट, बट आप एक ग्रेजुएट को आप पियून की पोस्ट पे हायर नहीं कर सकते ना। फिर यही होगा इफ यू आर कमिटिंग 2 करोड़ जॉब्स, then you are hiring the post graduates to the post of the peon, then this is not justice. Then there will be a situation of open unemployment because the educated people, they are not simply accepting the job. This is the problem. तो क्या करें फिर उसके लिए? नए वेंचर शुरू होने चाहिए, नए सेल्फ एम्प्लॉयर्स आने चाहिए। वो कैसे हो सकता है? जब प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बुरी बात नहीं है, लेकिन लेबर लॉज की बात होनी चाहिए, सोशल क्लॉजेस फॉलो होने चाहिए, वर्किंग एम्बियंस एंड वर्किंग कंडीशन लाइफ की होनी चाहिए। ये सब हो तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट? बिकॉज नाउ देर इज अ सिक्योरिटी नेटवर्क बाय द डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, देर इज अ इंश्योरेंस प्लान बाय द मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लाइफ को सिक्योर उधर से करेंगे, जॉब इधर से करेंगे। सारी बात वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी की है, वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कंपनी एक्ट में बदलाव करने चाहिए, कमर्शियल एक्ट में बदलाव करना चाहिए। लॉज स्ट्रिक्ट करिए आप तो वर्कर वहाँ पे भी काम करेगा। इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी लानी पड़ेंगी। हमें मार्केट क्रिएट करनी होगी विलेजेस से क्रिएट होने वाले इन सारे प्रोडक्ट्स की। उसके लिए हमें माइक्रो क्रेडिट्स प्रोवाइड करने होंगे एजुकेटेड सेगमेंट को। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन फार्म प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। उसमें हमें रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी। उन्हें अगर फंड जाते हैं तो उन्हें आंसरेबल बनाना होगा कि बड़ा किसान छोटे किसान का दमन ना कर पाए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेजर डिफेक्ट आज की डेट में ये है कि बिग फार्मर छोटे फार्मर का दमन कर देते हैं, बट द वेरी नेचर ऑफ द कोऑपरेटिव फार्मिंग कि छोटे किसान भी बड़े किसान के बराबर काम कर सके, इसलिए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग है कि 2 एकड़ का किसान और 200 एकड़ का किसान बराबर आ जाता है। 202 एकड़ एक पूल है। देखो, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं तो 2 एकड़ एक बात है और 200 एकड़ एक बात है, बट इफ दे आर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी देन देयर इज अ 202 एकड़। वो दोनों 202 एकड़ के मालिक हैं। समझ रहे हो इस बात को? किस मामले में? रिसोर्स की शेयरिंग के मामले में, उसकी आउटपुट के मामले में। लेकिन ये दमन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो रेगुलर चेक, नो अकाउंटेबिलिटी, नो ऑडिटिंग। इस वजह से सफरिंग होती है। फिर फार्मर इज नॉट एजुकेटेड, अवेयरनेस की भी कमी रहती है, कौन से लॉज अवेलेबल हैं कौन से नहीं, इस बात की भी कमी रहती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है। गवर्नमेंट को अग्रेसिवली आगे आकर के बहुत सारे क्रेडिट सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पड़ेंगे, कई कैटलिस्ट इंड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे कि स्टार्टअप शुरू कराने पड़ेंगे, इनोवेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। विलेजेस के क्लस्टर बना करके आप उस स्टबल को ऑर्गेनाइज करें, जिसमें से गैसिफिकेशन एक एस्पेक्ट है। आप उसकी ब्लैक चार बना सकते हैं, जिसे हम कोल का वर्जन कहते हैं, और इसमें 70 to 80%। आप देखिए कि हमारी कंट्री के पूरे कोल को भी देख लें, 60% से अबव नहीं जाती प्योरिटी, लेकिन आप ब्लैक चार की बात करें तो 80% प्योर कार्बन है इसमें और 0 सल्फर है। तो 0 सल्फर के साथ आने वाला ये ब्लैक चार, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कोल हो सकता है। इंडस्ट्री जो कि कोल पे चलती है वो ब्लैक चार को यूज कर सकती है। जस्ट हमें स्टबल को चार में कन्वर्ट करने की पहले तो टेक्निक, दूसरे प्लांट, और तीसरे किसान से वो चीज उठाने करके उस प्लांट तक पहुंचाने, ये 3 चीजें हमें फिल करनी है। पॉल्यूशन तो अपने आप टैकल हो जाएगा। when we are simply doing a blame game that farmers are culprit, government is culprit, where is the solution? हम तो 60 साल से यही कर रहे हैं ना। now we have to work on the solution genuinely। solutions पे वर्क कैसे होगा? हम पॉल्यूशन को पॉल्यूशन के नजरिए से ना देखें। it is somewhere embedded in the society, somewhere embedded in the economy, somewhere embedded in the politics। if there is politics, we are having the biggest network of the panchayat, we need to use it, है ना? तो वो यूज करना है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। तो सारी बात मेरी यहाँ पर आगे की, अगर आप पोल्यूशन टैकल करना चाहते हैं, आपको पंचायतों को और एम्पावर्ड करना होगा, उन्हें ज़्यादा सब्जेक्ट्स एलोकेट करने पड़ेंगे। मैंने सेंटर से स्टेट को ज़्यादा सब्जेक्ट जाए और स्टेट से पंचायतों को ज़्यादा जाए। मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर से बहुत से सब्जेक्ट स्टेट को जाने चाहिए, जबकि इसका उल्टा चल रहा है। सेंटर स्टेट से सब्जेक्ट खींच रहा है और स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कम हो रहे हैं, यूनियन लिस्ट में बढ़ रहे हैं। ये अलग गलत बात है। हम कौसी फेडरल कंट्री हैं, सेंट्रलाइजेशन से हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना होगा, देश का विकास तभी होगा। स्टेट से उतने ही सब्जेक्ट आगे ट्रांसफर पंचायतों को होने चाहिए। सब्जेक्ट ट्रांसफर करना इतना ही डेट्रीमेंटल है जैसे कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट होता है। आपने उन्हें सब्जेक्ट दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, देयर इज नो पावर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस, तो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंसेस आप उन्हें दीजिए। हाँ, आप एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कीजिए, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रखिए, वहाँ पे सुपरविजन रखिए, वहाँ पे चेक रखिए, उनकी ऑडिटिंग का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखिए, सभी की आवाज़ वहाँ पे आनी चाहिए, फिर ये सारा मैकेनिज्म हो जाएगा। तो हमने विलेज लेवल पे इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया। विलेजेस में उस लेवल पे इंडस्ट्रीज नहीं होती, ये क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का सोर्स उस लेवल पे नहीं है। विलेजेस में एग्रीकल्चर हो रही है, फार्मिंग हो रही है, नाइट्रोजन बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी पार्शियल पॉलिसीज को रिड्यूस करे। सबसे पहला एस्पेक्ट कि पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं चले जाने चाहिए।
रेगुलेटेड मैनर में सब्सिडी प्रोवाइड की जाए फर्टिलाइजर्स के ऊपर। वो फर्टिलाइजर्स जो रिक्वायर्ड हैं उन पर सब्सिडी होनी चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको कंटेन करना चाहिए। और फार्मर आपके अगेंस्ट ना चला जाए, वोट बैंक का जो आपको डर लगता है, उसके लिए फार्मर को लगातार अवेयर करें। जैसे सिर्फ चुनाव के समय कैंपेन करने का मतलब नहीं है, एवरी डे यू नीड टू बी एसिमिलेटेड विद द फार्मर, तभी जाकर के फार्मर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पहली बात। दूसरा एस्पेक्ट, जब आप फार्मर को ये सारी चीज़ें देते हैं और आप उसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि फार्मर इसे एक्सेस यूज़ करता है, इसे इस तरह से यूज़ करता है, वहाँ पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बीइंग ए जेन्युइन गवर्नमेंट, बीइंग ए जेन्युइन सिटीजन, आप दोनों ने रोल क्या प्ले किया? आपने फार्मर को एजुकेट नहीं किया। फार्मर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने सेंटर लेवल पर और कंट्री लेवल पर लैंडस्केप बदल दिए, आपने रिक्वायरमेंट्स बदल दी। एक तरफ आपने हेल्थ नेट दे करके पॉपुलेशन बूस्ट करा दी, दूसरी तरफ से आपने फार्मर से एक्सपेक्टेशन रख दी कि अब इतनी पॉपुलेशन को